Hello everyone, greetings. Welcome you all at IES Masters YouTube channel. My dear students, आज हमारे साथ शिवम सिंह हैं जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपनी रैंक अपनी पोजीशन सिक्योर कर चुके हैं। इनकी AIR 38 है और ये जौनपुर यूपी के जौनपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और इन्होंने स्टूडेंट मैं बताऊं आपको आईएएस मास्टर का ऑनलाइन कोर्स 2021 में लिया था। ठीक है। पूरे ईयर इन्होंने प्रिपरेशन किया। इसके बाद जो है पहला अटेम्प्ट इन्होंने 2022 में दिया। ना प्रीलिम्स में सक्सेसफुल हुए, मेंस की तो बात ही छोड़ दो। देन इनका सेकेंड अटेम्प्ट 2023 में हुआ। वहां भी इनको प्रीलिम्स में भी ना सफलता मिली, मेंस की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि गेट 2024 में इनकी रैंक आई 424 एंड ईएससी 2024 में रैंक आई 38। तो ये रिमार्केबल अचीवमेंट है। इन्होंने इस बार इतनी एनर्जी लगा दी कि गेट एंड ईएससी दोनों में अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली। और मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा सबसे पहले शिवम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस रिमार्केबल अचीवमेंट शिवम। थैंक यू सो मच सर। शिवम, आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। आज हमारे इस इंस्पिरेशनल सेशन का बस एक ही गोल है कि हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप गाइड कर पाए। क्योंकि मैंने जो आपका एक शॉर्ट ब्रीफ देखा वो बड़ा इंप्रेसिव है। ठीक है। थैंक यू सर। बच्चे, मैं आपको सच बताऊं, हम लोग क्लासरूम में रहते हैं, जब बच्चे का फर्स्ट ईयर में अटेम्प्ट देता है, पहली बार अटेम्प्ट, फर्स्ट ईयर मतलब मेरा ये कहने का मतलब है जब फर्स्ट अटेम्प्ट देता है और प्रीलिम्स में नहीं होता है, सेकंड अटेम्प्ट देता है फिर भी प्रीलिम्स में नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन यस। आपने क्या साहस दिखाया है, क्या करेज दिखाया है, कैसे आप मोटिवेटेड रहे, ये काबिले तारीफ है कि आप थर्ड अटेम्प्ट में जाके सब कुछ टॉप पे लाके रख दिया, रैंक अंडर 100 रख दी, ईएससी में, वो भी ईएससी जैसे चैलेंजिंग एग्जाम में। तो एक एक चीजों पे बात होगी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यस सर। एक बात बताइए, जब आपको ये पता चला कि मेरी रैंक 31 ईएससी में आ चुकी है, तो आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम, वो मोमेंट क्या था, वो हम लोगों से शेयर करें। और सबसे पहले जौनपुर फोन करके आपने किसको बताया कि now I am selected in ESC Engineering Services Examination 2024? यस सर, एक्चुअली क्या था कि सर वो रैंक जनरली क्या करते हैं कि यूपीएससी में 6 तक ही डालते हैं, 6 बजे तक। तो मैंने 6 बजे तक तो चेक करा। उसके बाद अच्छा। देखे कि नहीं आया तो मैं गेम खेलने लगा घोस्ट ऑफ सुसीमा करके एक गेम है। तो फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम्हारा रैंक आ गया है। तो उसके बाद तो कुछ कुछ टाइम तक तो पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद फिर सबसे पहला फ़ोन तो मैंने पापा को ही करा था। फिर अच्छा, धीरे-धीरे चेन सा बन गया, फिर सबको फ़ोन करा, फिर दोस्तों-वोस्तों क्या सबको माहौल बताया। था घर में? सर घर पे तो एक-दूसरे को ही फ़ोन कर रहे थे, फिर सब लोग ऐसे-ऐसे करके पूरा फ़ोन का ही चेन बन गया, तो सब फ़ोन किए जा रहे हैं। कोई स्टेटस लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सर बहुत बढ़िया, 2-3 बहुत घंटे बढ़िया तो शिवम। मैं आपको पता बता नहीं दूं, चला। यस सर, मैं भी जौनपुर से ही हूं। मुझे बहुत खुशी यस मिली सर, कि कम से कम अपने यहाँ के लोग भी आगे आ रहे हैं इस फील्ड में। ठीक है। इस यस फील्ड में सर, बहुत कम बच्चे मिलते हैं अपनी तरफ के, आपको यस सर, मालूम है। ठीक है। जी सर। अच्छा, फैमिली में जब आपने फादर को बताया तो फादर का क्या रिएक्शन था? सर बात तो ज़्यादा नहीं हुई थी, 30 सेकंड या 40 सेकंड ही हुई थी। उसके बाद फिर वही फ़ोन का ही चेन चल रहा था, 2-3 घंटे तो यही चल रहा था, कुछ तो पता ही नहीं लगा। बस फ़ोन किए जा रहे हैं यहाँ-वहाँ अब तो जिनको-जिनको मिठाई जानते खिलानी थे। पड़ेगी सबको, पूरे रिश्तेदारों को, घर को, सबको। यस सर, अब 2-3 दिन से वही चल रहा है। अच्छा शिवम, आगे बढ़ाते हैं सेशन को। मेरा जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने का मोटिवेशन कहां से मिला? मतलब सबसे पहली बार आपको कब ये दिमाग में आया कि हमको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना है और मैं सुटेबल कैंडिडेट हूं इसके लिए, मेरा नॉलेज कहता है कि मैं इसको क्लियर कर सकता हूं। सर जब मैं कॉलेज में था तो मैं पहले से ही ऐसा सोच रखा था कि ऐसा कोर मेरा ठीक है और मुझे कोर में ही जाना है। फिर ऐसे दोस्तों से बात करते हुए, सीनियर से बात करते हुए पता लगा कि ईएससी करके एग्ज़ाम है, उसमें कोर का ही पूरा सिलेबस है
तो मुझे लगा कि इसको देना चाहिए, एक बार दे के देखते हैं कि क्या है। और इन केस अगर सक्सेस भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये रहेगा कि हम अपने कोर में हम स्ट्रेंथ कर पाएँगे उसको स्ट्रेंथन कर पाएँगे। सर बिल्कुल, यही बिल्कुल, सोच के यहाँ मैंने बड़ी स्टार्ट ध्यान देने वाली बात है कि जिनका कोर टेक्निकल टॉपिक जो मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो गेट यस, एंड ईएससी में खासकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों ही यस, एग्ज़ाम कोर टॉपिक्स पे ही होते हैं, कुछ परसेंटेज अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है? अच्छा, शिवम आगे बात करते हैं कि अब मेरा यस सर, यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बच्चे को प्रिपरेशन करना है, गेट और ईएससी 2 एग्ज़ाम हैं, जो आपके कोर कोर के लिए बने हुए हैं कि अगर आप कोर आपका अच्छा है, तो बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? यस सर। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ठीक है? जी और सर। फिर आपने ये दोनों प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया और आपके हिसाब से क्या बेसिक डिफरेंस है गेट की प्रिपरेशन में और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में? सर मेरा फ़ोकस तो 100% तो ईएससी ही था। मैंने अच्छा, गेट पे पहले से ही डिसाइडेड था। यस सर। मैंने गेट और कोई भी एग्ज़ाम पे एज़ सच इतना फ़ोकस नहीं करा था कि उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी की जाए। पर दोनों में डिफ़रेंस ये कह सकते हैं कि जैसे ईएससी में क्या है कि सिलेबस का एक्सटेंड थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू गेट। और बिल्कुल, गेट में क्या है जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन कंपैरिज़न टू ईएससी। पर ईएससी में क्या है कि कुछ छोड़ नहीं सकते, छोड़ के जाएँगे तो हमको नहीं लगता कि फ्री होने वाला है। तो मुझे लगता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। ईएससी का एक्सटेंड बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू गेट। मैंने स्पेसिफ़िक कोई तैयारी की नहीं थी। मैंने गेट के लिए सिर्फ़ गेट के एग्ज़ाम के सिर्फ़ 4 दिन पहले ही गेट का पीवाईक्यू देखा था और एज़ सच कोई स्पेशल प्रिपरेशन तो नहीं की थी। ईएससी के लिए पूरा करा था पूरे साल। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। गेट के जो क्वेश्चन का नेचर होता है, वो जो होता है न्यूमेरिकल होता है प्लस आप कहीं न कहीं ये हमारा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज़ एग्ज़ामिनेशन है, वो कन्वेंशनल एग्ज़ाम है, थोड़ा लेंथी यस, होता है, ठीक है? यस, गेट में ट्रिकी और कांसेप्चुअल क्वेश्चन, इंट्यूशन बना के क्वेश्चन बन जाता है, बट यहाँ पे आप कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको पूरा डेप्थ में भी कवर जाना करना पड़ेगा, ठीक है। है? यस सर। हाँ, हुँ। तो अच्छा आगे बात करते हैं, जब आपने प्रिपरेशन किया, ठीक है? तो किस तरीके से अपना आपने टाइम मैनेजमेंट किया, स्टे फोकस्ड रहे, आपने क्या रूटीन फॉलो किया, आपके पढ़ने का रूटीन क्या था? वो सब पे ज़रा बताओ कि किस तरीके से आपने 2021 से 2024 तक आप डेडिकेटेड रहे? सर जब मैंने कोचिंग जॉइन करा था तो कोचिंग क्लासेस के बाद जो क्लासेस चलती हैं जनरली, उसके बाद मैंने रात का ही टाइम बचता था, उसी में 2-3 घंटे ही हो पाते थे मुश्किल से। लेकिन जब मैंने जो मेरा 23 वाला अटेम्प्ट था, उसमें मैंने कोचिंग जॉइन नहीं किया था, सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था आईएएस मास्टर का। और मैंने फुल्ली फ़ोकस सुबह से लेके रात तक मैं वही करता था और मैं अपने दिन को क्या किया कि मैंने 3 सेशंस में डिवाइड कर लिया था, 3-3 घंटे के 3 सेशंस। और मैं सुबह अब ये टाइम फिक्स नहीं था कि कब उठना है, लेकिन जब भी उठना है तब से 3 सेशन 3-3 घंटे के 3 सेशंस करने होते थे स्टार्टिंग में। फिर जब ऐसे सेशंस चलने लगे तो कभी इंटरेस्टिंग हो गया सेशन तो वो 3 घंटे ना होके कभी 4 या 5 घंटे तक चला जाता था, जब पढ़ने बैठते थे तो। फिर ऐसे करते-करते सर यही सेशन मैं पूरे साल भर फ़ॉलो किया। कुछ समय तो जब स्टार्टिंग था तो उसके लिए मैंने कोई ऐप एक कैलेंडर करके कोई ऐप था, मैंने वो इंस्टॉल कर रखा था, उसमें मैं हमेशा नोट करता था कि आज मैंने कित बड़ी कौन-सा बात है, सब्जेक्ट सुनना चाहिए लोगों को। आप रिपीट करिए फिर से ये बात। सर मैंने एक कैलेंडर करके कोई ऐप था, उसमें हम हाँ, अपना डाल सकते थे कि मैंने क्या किया है। सर मैं उसपे नोट करता था, उसका मेरे पास शायद एक्सेस हो सकता है किसी फ़ोन में। तो उसमें मैंने लिख रहा था कि कौन से सब्जेक्ट मैंने किस दिन खत्म किया, कितने दिन में खत्म किया, कब चालू किया था, मेरे पास सब उसका डेटा मेरे पास रहता था। तो मैं उसी पे बिल्कुल। हमेशा नोट करता था स्टार्टिंग में मुझे याद है कि मैंने 26 जून से चालू किया था 23 में। तो उसके बाद मैंने सारा डेटा एटलीस्ट 2-3 महीने तक उसमें पूरा कर रखा था कि कौन-सा सब्जेक्ट कितने दिन में खत्म किया। और जनरली उस समय तो मैं नोट्स ही पढ़ता था, शॉर्ट नोट्स मैंने एटलीस्ट सारे शॉर्ट नोट्स मैं 6, 7, 8 बार मैं पढ़ चुका था लगभग, लाइन बाय लाइन। जी, जी। तो सर मैं ऐसे ही करता था, मेरे प्लानिंग यही रहती थी। संडे तो ऑब्वियसली मेरा उसमें निकल जाता था टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन नोट करने और उसको देखने में। मैं संडे पूरा डेडिकेटेड था कि मैं टेस्ट सीरीज़ का ही सॉल्यूशन देखूँगा और कुछ नहीं अच्छा, मैं करूँगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करूँ जनरली गेट और ये दोनों पहले क्या हुआ करते थे कि जनवरी से लेके फरवरी के बीच में हो जाया करते थे, यस ठीक है? सर। तो हम उसी हुँ, की बात करते हैं, फिलहाल तो अभी ये सिनेरियो थोड़ा-सा एक्सेप्शनल है, इस बार एग्ज़ाम जो है जून में होने जा रहा है, ठीक है? यस सर। तो आपने मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम फरवरी फर्स्ट वीक में होना है, ठीक है? यस या सर। सेकंड वीक में होना है, तो कितने महीने पहले आपने सिलेबस
फिनिश कर लिया था। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि जैसे मान लो एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है या कुछ नहीं, बड़े परेशान हो जाते हैं लास्ट टाइम पे। उस टाइम यस सर। आपने कैसे मतलब फोकस बनाए रखा? किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया? रिवीजन पे कैसे ध्यान दिया? शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस रहा उस टाइमिंग में? वो थोड़ा-सा बता पाएँ ज़रा। सर अब मुझे जो ये प्रिपरेशन है सर, ये बहुत सबसे दिक्कत है कि इसमें ये प्रिपरेशन जो है बड़ा लॉन्ग टाइम लेता है। तो इसमें ये दिक्कत होता है कि 1-2 महीने तक तो सब फ़ोकस रह लेते हैं, लेकिन लास्ट में जाते-जाते सब डेविएट हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया था कि सर मेरा प्लानिंग मुझे मुझे लगता है कि अगर सिलेक्शन हुआ है तो मुझे लगता है मेरा प्लानिंग बहुत बेस्ट था। मैं मैनेज बहुत अच्छे से करता था कि मैं पहले ही डिसाइड कर लेता कि कौन-सा सब्जेक्ट करना है और कितने दिन में ख़त्म कर देना है। जैसे मुझे 23 का अटेम्प्ट याद है, तो मैंने 26 उससे चालू करा था और 16 अक्टूबर से आईएएस मास्टर का ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होना था। हाँ, तो मुझे ये था कि 16 अक्टूबर से मुझे पहले सारा सब्जेक्ट खत्म कर देना है, टेस्ट सीरीज़ विद पीवाईक्यू, सारा लगा लेना है, उससे पहले-पहले। और जब टेस्ट सीरीज़ का जब वीकेंड चालू होगा, तो आईएएस मास्टर का टेस्ट सीरीज़ शेड्यूल तो बहुत अच्छे से प्लान्ड है कि उसमें क्या है कि 1 हफ्ते में 3 सब्जेक्ट होता है। तो जनरली क्या होता है कि 2 बड़े होते हैं या 1 छोटा होता है सब्जेक्ट, या 1 बड़ा होता है, 2 छोटे होते हैं। तो मैं हाँ, क्या करता सर, पूरे वीक को 6 दिन हो गए, संडे को तो टेस्ट ही है, तो 6 दिन में क्या होता था, मैंने 3 दिन बड़े सब्जेक्ट को दे दिए, फिर 2 दिन किसी जो मीडियम सब्जेक्ट है उसको दे दिया और 1 दिन किसी छोटे सब्जेक्ट को दे दिया। ऐसे करके पहले ही डिवाइड कर लेता था संडे के ही रात को कि क्या करना है। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं सैटरडे वाली रात को सिर्फ जीएस पढ़ता था, जिस दिन होने वाला रहता था संडे को। सैटरडे वाली रात को बस जीएस पढ़ा, फिर बाकी दिन पूरा एग्ज़ाम में दिया और रिवाइज़ ही करता था, शॉर्ट नोट्स ही करता था। उसके बाद मैंने 23 वाले में तो मैंने नोट्स नहीं खोला था कभी। शॉर्ट नोट्स में बहुत बारी पढ़ लिया था, 7-8 बारी पढ़ बिल्कुल, लिया था। हमेशा हम लोग क्लास में भी यही कहते हैं कि सेल्फ नोट्स का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है और यस, सेल्फ नोट में भी शॉर्ट नोट और जो कहते हैं ना फॉर्मूले की डायरी बनाना और आपके यस, टॉपिक का शॉर्ट नोट बनाना, जो हमारा रिवीजन होता है वो स्मॉल स्केल पे होता है। टाइम हमारे पास उतना होता नहीं है। अगर आप यस सर। लार्ज स्केल पे करने जाओगे तो एक तो नर्वस हो जाओगे कि भाई पता नहीं सब कुछ छूट गया, ये कर नहीं पाओगे। स्मॉल स्केल पे क्या है, पन्ना पलटते गए और ऐसे लगता है कि फटाफट, फटाफट सब कुछ कवर हो गया। अच्छा, अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, आपने मेरे को बताया कि 2021 में आपने आईएएस मास्टर का ऑनलाइन क्लासरूम लिया, ठीक? यस फिर सर। आप आए 2023 में 2022 में आईएएस मास्टर का जो है ऑफलाइन क्लासरूम लिया, यस ठीक है? सर। तो एक तो दोनों में बेसिक डिफरेंस बताइए और यहाँ का जो क्लासरूम एनवायरनमेंट रहा, आपका जो डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग लेते हैं, बैठ-बैठ के यस, 15-15, 20-20 मिनट फैकल्टी बैठी रहती है, जब यस तक सर। आप लोगों का डाउट ना क्लियर हो जाए। उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करो। सर ऑनलाइन सेशन और ऑफलाइन सेशन, मुझे एक डिफरेंस है कि ऑनलाइन सेशन में एक डेडिकेशन चाहिए होता है कि आपको जाके वहाँ बैठना पड़ेगा हर रोज़। क्योंकि इसमें हम क्या होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि चलो आज का लेक्चर है, कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं करना है ऑनलाइन में, अगर ये कर दिया तो फिर मुझे नहीं लगता सिलेबस कभी कंप्लीट होगा। फिर वो इतना ज़्यादा लेक्चर बच जाते हैं कि फिर देखना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैंने जब ऑफ़लाइन और ऑनलाइन जब ऑनलाइन मेरा हो गया था, तो मैंने ऑफ़लाइन लिया था। मुझे लगा कि शायद इससे ऑफ़लाइन लेने से थोड़ा फ्लो में रहेंगे तो पढ़ेंगे। वरना अगर फुल्ली पढ़ना रहे पूरे दिन तो मुझे नहीं लगता कि शायद हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा टच में रहेंगे, सर को देखते रहेंगे, थोड़ा डेडिकेशन मिलेगा तो। ऐसे इसीलिए मैंने ऑफ़लाइन करा था और मैंने उसी समय सारे नोट जो थोड़े अधूरे रह गए, मैंने सारे उसी में समय कंप्लीट कर लिया था 22 में ही। तो बहुत मैं यही बढ़िया। किया था। यस अच्छा सर। शिवम ये बताइए कि जैसे प्रिपरेशन में हम लोग हमेशा हर बच्चे को ये गाइड करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। आपने टेस्ट सीरीज़ यूज़ किया, ठीक है? आप रियल एग्ज़ाम में भी बैठे। ज़रा टेस्ट सीरीज़ के इम्पोर्टेंस पे आप थोड़ा 2-4 लाइन उस पे बताइए कि आपने कैसे यूज़ किया? कैसे टेस्ट सीरीज़ यूज़फुल होती है प्रिपरेशन में किसी एस्पिरेंट के लिए? उस पे ज़रा बताइए कुछ। यस सर। सर टेस्ट सीरीज़ जो है मैंने आईएएस मास्टर का 22 में भी दिया था और 23 में भी दिया था। और इनका वो जो मैंने देखा था क्वेश्चन सिलेक्शन था वो बहुत डीपर है, बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा और नोट्स पढ़ने के बाद आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें स्पीड, एक्यूरेसी सब मेंटेन हो जाता है। लेकिन ये कि टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको पूरा कवर करके आना होता है, फिर आप स्कोर अप कर पाएँगे। मैं 22 में था, मेरा तो कोई रैंक ही नहीं आता था, ऐसे 24, 32 कभी 45 ऐसे रैंक आते थे। लेकिन जब मैंने 23 का दिया था, तो मैं पूरा हाँ, सिलेबस करके आता था। वीकली मैं डिज़ाइन कर लेता था कि इस दिन ये करना है और मैं पूरा पढ़ के आता था, पूरा शॉर्ट नोट्स पढ़ जाता था। पीवाईक्यू उसमें नहीं देखता, लेकिन शॉर्ट नोट्स पूरा पढ़ के आता था कि ये जो शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं उसकी टेस्टिंग तो टेस्ट सीरीज़ में हो ही जाएगी। फिर सर ये 23 वाले अटेम्प्ट में मेरा रैंक शायद 5 के अंदर ही रह गया था उसमें।
और मैं संडे को पूरा फुल्ली डेडिकेटेड था कि एग्ज़ाम देके आता था, 1-2 घंटा रेस्ट कर लिया, उसके बाद पेपर उठाया, सॉल्यूशन उठाया और पूरा एक-एक पेपर का एक-एक क्वेश्चन सब देख जाता था कि हाँ, कौन-सा कॉपी में है, कौन-सा कॉपी से बाहर है, सब। और जो कुछ बच गया, वो मैं लिख देता था ऑन द स्पॉट। मैं संडे पूरा डेडिकेट कर दिया था कि टेस्ट सीरीज़ के डिस्कशन में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो बिल्कुल, ऐसा यही कुछ चीज़ें तो हमेशा क्लास में बताई जाती है कि भाई टेस्ट सीरीज़ आपको हर फ़ील्ड में मतलब मेरा कहने का है कि किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में आप कहाँ लीड कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, सारा इंटरप्रिटेशन वहाँ निकल के आ जाता है। अगर आप ढंग से टेस्ट सीरीज़ मैं क्या देखता हूँ यहाँ बहुत सारे बच्चे इसका वेट करते हैं कि पूरा सब्जेक्ट फिनिश हो जाए देन टेस्ट सीरीज देंगे। भाई जितना आपका रेडी यस, है, आप टेस्ट सीरीज अपीयर होते रहिए। अब जहाँ पे आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है, जिस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं हो पा रहा है, उस पे फोकस करिए, ठीक है? यस, तो टेस्ट सीरीज तो हमेशा बहुत हेल्पफुल होती है, आपके प्रिपरेशन को कहीं न कहीं एसेस करने के लिए और आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि मेरी रैंक इस बार तो आ ही जाएगी। क्योंकि यस, देखो रियल एग्ज़ाम में तो हमें क्या करना है 2-3 लाख लोगों में अपीयर होना है। कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहां 10-20 हजार लोगों में हमारा असेसमेंट हो सके ठीक है तो अच्छा आगे बढ़ाते हैं यस। थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। सर मैंने 10th तक तो मैं यहाँ अपने जो डिस्ट्रिक्ट है मेरा जौनपुर, उधर से मैंने किया था 10th तक। उसके बाद मैं 12th में चला गया था बनारस, वहाँ से मैंने करा था। अच्छा उसके बाद 12th मैं आपने वाराणसी से किया है और यस, स्कूलिंग 10th जो है जौनपुर से किया जौनपुर ठीक से है। किया था। उसके बाद सर फिर मेरा एनआईटी कैलकट में हुआ था 17 में, फिर मैंने वहाँ से बीटेक करा था। 21 में पास आउट हो गए थे, फिर ये 24 में ही गेट के थ्रू मैंने आईआईटी दिल्ली में अभी करेंटली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जॉइन किया था, तो अभी चल रहा है। अभी फर्स्ट सेम ही खत्म हुआ है, अभी सेकंड सेम का देखेंगे क्या करना है। और बाकी मैं ना स्पेशली स्पेशली जौनपुर वालों से कहूंगा जहां के लोग थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा होते हैं। मैं वहीं से बिलोंग करता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई आप जंग लड़ने में बड़े माहिर हो। देखो एक जंग ये भी होती है, ये जंग यस एक सर, ये भी जीत के आए हैं। इस जंग में भी आगे बढ़ो और अपने एग्रेशन को सही जगह लगाओ ठीक है। यस सर, आगे बढ़ते हैं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होता है हम यस लोग सर, क्लास में भी इसके इंपॉर्टेंस पे हमेशा फोकस करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके सॉल्व करने से आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, नेचर पता चल जाएगा। आपने कैसे प्रीवियस ईयर को अपने प्रिपरेशन के साथ मैनेज किया? क्या प्रीवियस ईयर का रोल रहा आपके प्रिपरेशन में? आप क्या कहना चाहेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट से? यस सर। मैं जब शॉर्ट नोट्स अपना ख़त्म करता था, तो उसके जस्ट बाद ही मेरा एक सेशन डेडिकेट कर देता था कि कितने सेशन में कंप्लीट कर सकता हूँ पीवाईक्यू। मैं हमेशा जी, सेशन पे ही काम करता था और डेली मेरा रूटीन डेली प्लानिंग होता था, क्योंकि डेली प्लानिंग ज़्यादा प्रिसाइज़ और एक्यूरेट रहता है, उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो सर मैं जैसे ही शॉर्ट नोट्स खत्म किया, मैं क जैसे कोई बड़ा सब्जेक्ट है तो मैं उसको क्या करता था कि चैप्टर वाइज़ कर लेता था कि 3 चैप्टर करूँगा फिर पीवाईक्यू कर लूँगा। और जैसे कोई छोटा है, जैसे हाईवे है या ट्रांसपोर्टेशन या कुछ भी ऐसे रह गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, तो उसको मैं एक ही बार में पूरा ही खत्म कर देता था और पूरा एक साथ पीवाईक्यू लगाता था। और सर पीवाईक्यू का क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज़ में आता ही था, तो उससे लगता था कि हाँ, कुछ तो कर पाएँ, कॉन्फिडेंस आता था उससे सर बहुत अच्छा। तो उसमें क्या होता बिल्कुल। था कि स्पीड भी बन जाती थी और ये पता रहता था कि हाँ, इसका आंसर यही है। तो सर उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था टेस्ट सीरीज़ और ये सब में। और टेस्ट सीरीज़ में सारा सर पीवाईक्यू आता आता ही रहता है, सब मिक्स रहता है और नए-नए क्वेश्चन्स तो हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं, जो भी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। देखा। पीवाईक्यू से ना क्या होता है एक्चुअल स्टैंडर्ड हमें एग्ज़ाम का यस, पता चल जाता है कि किस लेवल का होगा और क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, कन्वेंशनल होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अच्छा हम अब आगे बात बढ़ाते हैं। आप एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, हर कैंडिडेट के सामने पुट किया जाता है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन। बच्चे को ये तो पता है नहीं जैसे आपको 2022 में जब अटेम्प्ट दिया, ना प्रीलिम्स हुआ ना मेंस हुआ, ठीक है? यस सर, तो बच्चे को पहले तो ये पता नहीं होता है कि हमारा प्रीलिम्स भी होगा कि नहीं। तो कैसे यस सर। आपने दोनों प्रिपरेशन को मैनेज किया और क्या की डिफरेंसेस होते हैं इनकी प्रिपरेशन में? जैसे मेरा कहने का मतलब है कि आप प्री क्वालीफाई कर गए, ठीक? यस अब सर। प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आपने क्या बदल दी, ठीक है? क्या करना चाहिए बच्चे को उस पे ज़रा थोड़ा फ़ोकस करें। सर स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसा सेग्रीगेट नहीं किया था, क्योंकि कंचन सर हमेशा कहते थे क्लासरूम में कि तैयारी तो सिर्फ़ एक बार होती है, ये प्री मेंस क्या होता है? तो सर मैं बिल्कुल, उन्हीं को आइडिया माँग के बस वो जो बोल देते थे मैं सब वही करता था। उन्होंने बोला था कि 4 बारी नोट्स पढ़ना है। सारे नोट्स खत्म हो जाए तो उसको 2 बारी और पढ़ लो। फिर उसका पीवाईक्यू लगा लो, पीवाईक्यू सारे हो गए तो 20 बार पीवाईक्यू लगाओ। तो सर मैं उन्हीं के
जो उनका स्टैंडर्ड था, बस उन्हीं को मैं फ़ॉलो करता था कि प्री मेंस ऐसा कुछ नहीं होता है, तैयारी तो एक ही बारी होती है। नोट्स तो मैंने सारे 4 बार ही पढ़े थे, जितने कंचन सर ने बोल रखे थे। तो 4 बारी मैंने नोट्स पढ़े थे। उसके बाद ही जब शॉर्ट नोट्स जब मेरा हो गया था, तो मैंने शॉर्ट नोट्स तो मैं इस 24 के अटेम्प्ट तक तो मैं 7-8 बारी पढ़ चुका था। मुझे याद ही हो गया था कि कौन-सी चीज़ कहाँ लिखा है, पे किस वो पेज पे भाई लिखा देखो है, जब किस टाइम। सिलेक्शन होना होता है ना, तो रास्ता आपको याद हो ही जाता है। रास्ते यस पे सर, जो रास्ते पे चलता है उसे रास्ता याद हो जाता है, सिंपल सी बात है। जिस रास्ते आप डेली चलोगे, तो रास्ता तो याद होना ही होना है और वही समय से पहुँचेगा जिसे रास्ता याद हो जाएगा। यस सर और मैंने अदरवाइज़ जितनी तो बारी। बहुत ट्रैफिक जाम है, आप रास्ते में भूल जाओगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ ये बताइए कि जब आपका इंटरव्यू हुआ, आपने यस, 2023 वाले अटेम्प्ट में जब आपका सॉरी 2024 का अटेम्प्ट है ना? यस 24 सर, वाले अटेम्प्ट में जब इंटरव्यू आपने दिया, तो इंटरव्यू से बाहर निकलने के बाद आपको क्या फीलिंग थी कि मेरा हो जाएगा या इंटरव्यू देने के बाद लगा यार अब तो मेरा कतई नहीं हो सकता? वो इंटरव्यू पैनल का जो आपका डिस्कशन हुआ, उसको थोड़ा यहाँ यस, पे शेयर करो और आपकी क्या फीलिंग थी बाहर निकलने के बाद? यस सर। सर मैंने जितने मॉक दिए थे ना, मेरा बहुत बेकार मुझे सजेशंस मिले थे। ये मैंने कहीं भी मॉक दिया तो मुझे हमेशा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिला कि तुम्हारा आवाज़ स्लो है, ना फंबलिंग था उसमें। मैं पहला इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन जब वहाँ गया था ना यूपीएससी वाले में, तो सर हाँ, मेरा नंबर था चौथा। तो वो मुझे लेने आए थे, तब तक तो ऐसा लग रहा था कि क्या होगा करके, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, देखा जाएगा अभी तो। फिर जब मैं सब अंदर गया तो सर उसके बाद मेरा बीबी स्वैन सर का पैनल था, तो उसमें सर मुझे उसके बाद जब मैं वहाँ अंदर गया तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरा 35 मिनट गुज़र गया और क्या सर जब बस पूछते गए मैं बताता गया और ऐसे करके, कुछ किस ऐसा एरिया लगा पे नहीं जब उन्होंने मैं फोकस किया था? हाँ, सर? किस एरिया को फोकस किया था? सर वहाँ पे एक मैम थी, वो उन्होंने पहले सबसे पहले एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ही पूछना चालू कर दिया था, वो भी पीछे से। अच्छा, जितने उसमें एयर पॉल्यूशंस वाले होते हैं, उन्होंने बहुत सारे पूछे थे। फिर कुछ सर ने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं ये मेंटेनेंस को लेके और फिर 2-3 क्वेश्चन और उन्होंने पूछा था, प्रैक्टिकल से ही था। तो प्रैक्टिकल तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने थ्योरेटिकल ही पॉइंट बेस बना के मैंने वैसे ही रिप्लाई करा था। और जब बाहर निकला था तो फिर लग गया था कि हाँ, जो एवरेज नंबर आता है सबका इंटरव्यू में, उससे आस-पास तो मुझे दे ही देंगे। इत 80 नंबर तो मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, 120 के आस-पास मुझे मिल जाएगा, मैं उतने में खुश था कि हाँ, जैसा मेरा मॉक था इतना बेकार, उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर था वहाँ पे। और सर बहुत डिफ़रेंस होता है मॉक और एक्चुअल में, बहुत डिफ़रेंस होता है। अच्छा एक बात और बताओ, यस इंजीनियरिंग सर, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में क्या रोल रहता है? और टेक्निकल सब्जेक्ट और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो बच्चा क्या होता है कि इधर टेक्निकल प्रिपेयर कर रहा है, उसको लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है भी। इधर हमारा नॉन टेक भी है, 10 सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ने हैं। तो यस सर, इसको कैसे आपने मैनेज किया? और इसमें टॉप 5 टू 6 कौन से सब्जेक्ट हैं मतलब जीएस में जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते? क्या कहना यस सर। चाहोगे इस पे? सर मैंने जैसे मैंने बताया कि जीएस तो मैं सैटरडे ही पढ़ता था, लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स मैंने आपके ही नोट्स पढ़े थे, उसमें मुझे लग गया था हफ्ते भर। लेकिन मैंने उसको डेडिकेट कर रहा था कि हाँ, इतना समय तो लग ही जाएगा इसमें करके। तो सर जैसे मेरा करंट अफ़ेयर्स मेरा बहुत बेकार है, तो मैंने करंट अफ़ेयर्स, आईसीटी और एथिक्स में क्या है कि बहुत सारे टर्म हैं, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं। तो मुझे हुँ, लगा हुँ, कि हुँ। एथिक्स अगर मैं पढ़ूँगा तो मुझे लगता है मेरा टाइम चला जाएगा करके, तो मैंने उसको तो छोड़ दिया था। लेकिन मैंने 6 सब्जेक्ट मैंने अच्छे से कर रखे थे, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स हो गया, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो छोड़ ही नहीं सकते। उसके बाद फिर उसमें जो रीज़निंग्स और एप्टीट्यूड तो था ही। एप्टीट्यूड और हो तो गया, हाँ, इंजीनियरिंग एक एप्टीट्यूड। इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला मैंने सारा जो आईएएस मास्टर का मटेरियल होता है, मैंने उसी से पढ़ा था और मैं उसको सारा ही कर गया था। उसमें जो पीछे क्वेश्चन्स होते हैं, मैं वही लगा गया था पूरा का पूरा। और ये जो 4-5 सब्जेक्ट थे, मैं वही 10 में से मैं 6 ही 7 करके गया था, 2-3 तो मैंने छुआ ही नहीं कभी, कि मैं इसको पढ़ूँगा ही नहीं, कि मेरा समय ले जाएगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे नहीं भी मुझे आएगा भी नहीं वैसे ही करके, तो मैं समय क्यों दूँ? मैं 2-3 सब्जेक्ट हटा ही दिया था, पहले उसको कभी नहीं छुआ। दूसरा सर मेरा वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपने इन दोनों के बीच में मैनेजमेंट कैसे किया? आपने बोला सैटरडे, ठीक है, इसका यस, मतलब आपने 6 डेज़ जो है टेक्निकल के लिए दिया। यस सर, यस सर। मतलब ये आपने रेशियो मेंटेन किया 6 रेशियो 1 का, है ना? कि भई यस 6 सर। डेज़ हमें टेक्निकल को देना है और डेडिकेटली आपको 1 दिन जो है सर ये तो टेस्ट सीरीज़ में मैंने फ़ॉलो करा था, लेकिन जब 16 अक्टूबर से पहले-पहले मैंने
वो मैंने जीएस वाले में भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स में तो मुझे याद है 9 दिन लग गए थे मुझे करने-वरने में सारे। और जी। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो मैंने पहले भी पढ़ रखा था क्वालिटी स्टैंडर्ड तो मेरा 2 या 3 दिन में हो गया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने 2-3 दिन में कर लिया था। तो वो तो मैंने पहले ही कर रखा तो मैं फ्लो ही में पढ़ता था, एक ही फ्लो में कि सब हो जाए खत्म करके, कुछ अच्छा बचा ना ये रह जाए। बताइए ऑफ़लाइन क्लासेस आपको तो पता ही है आप यस, पटवारी सराय में क्लास लिए हुए हो। यस 8-8 सर। 9-9 घंटे की क्लास करने के बाद बच्चा रूम पे जाता है, एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, फिर रिवीजन भी करना रहता है, फिर अगले दिन एक नया सब जो 2 इधर 2-2 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है? और वहाँ जाके रिवीजन भी करना है, कभी ज़रूरत यस, पड़ी तो हमें तीसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ जाता है। तो यस ये सर। कैसे वहाँ पे कैसे आपने अपने आप को मैनेज किया? सर वहाँ यहाँ तो क्लास जैसे ही खत्म होता था मैं तो आके ही पहले ही सो जाता था, कि 1-2 घंटे सो गए। ये पड़ गए। उसके बाद जब सो के उठते तो लगता था कि हाँ, फ्रेश स्टार्ट है। उसके बाद जितना समय बच गया फिर पहले मैंने बैठ के 5-10 मिनट तो मैं प्लानिंग ही करता था कि अभी कितने घंटे मैं और पढ़ूँगा, इसमें क्या हुँ। पढ़ूँगा करके। तो कभी नोट्स पढ़ लिया, तो कभी पीवाईक्यू देख लिया, तो एकदम मतलब वेल वेल प्लान्ड रहता था हर चीज़, हर दिन। पूरे साल भर मैंने यही किया है। अच्छा मैंने देखा आप जो है एनआईटी कालीकट से जो है पास आउट हैं 2021 में। यस वहाँ की सर। लाइफ 4 ईयर की कैसी रही? और अपने कालीकट के जितने भी क्लासमेट्स हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? यस सर। सर कैलीकट में जो मैंने पढ़ा था तो मुझे ऐसा क्लियर नहीं था सिविल इंजीनियरिंग की एग्ज़ैक्टली मुझे आता भी है कि नहीं। लेकिन जब मैंने कोचिंग जॉइन करा और मैं एससी प्रिपरेट मेरा एक बेस ये भी था कि इन केस अगर एससी ना भी हो, तो ऐसा ये तो रहेगा कि मेरा कोर तो मजबूत रहेगा इस इतना पढ़ने के बाद। तो फिर हुँ, हुँ। कहीं तो सेटल तो हो ही जाएँगे अगर एससी में नहीं होता है तो। फिर लेकिन सर यहाँ आके पता लगा फिर लगता है कि हाँ, अभी सिविल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं खुद को। बीटेक के बाद तो नहीं बोल सकते थे। चलिए, फ्रेंड्स के बारे में कुछ फ्रेंड्स को कहना चाहें, कुछ उनको गाइड करना चाहें जो बेचारे अभी भी लगे हैं वहाँ पे या जो यस आपके सर, जूनियर हैं, जूनियर से सर कुछ कहना चाहें? मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही तैयारी कर रहा था, उसका अभी इसी बार रैंक 7 है, सुनील सिरवी और हाँ, एक मैंने और मेरे लिया था उनका इंटरव्यू। हाँ, उनकी रैंक और 7 है। यस सर और मेरा एक जूनियर है, जो मुझे कॉलेज से अलॉट हुआ था कि इनको मेंटर करना है करके। तो सर मैंने वो और मेरे जितने और 2-3 दोस्त थे करके मैंने उनका वो टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, उसमें अपने मटेरियल ही भेजता रहता हूँ, कि आप ये नहीं, पढ़ो, नहीं, ज़्यादा बहुत मेहनत बढ़िया, नहीं करनी। बहुत बढ़िया। देखो ये मैंने उन्हें काम बहुत सारे अच्छा है। हमा यस सर, जब हम जिस रास्ते से निकल आए, उस रास्ते को दूसरों को एट लीस्ट बताना चाहिए कि आपको चलना कैसे है, यहाँ तक आप यस, भी पहुँच सकते हो। क्योंकि यस, उनके पहुँचने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है? बल्कि ऊपर से भगवान की दुआएँ मिलती हैं। अच्छा, लास्ट मेरा एक और क्वेश्चन यस सर। अपने फैमिली में किसी से कोई स्पेशल मैसेज आप कहना चाहते हो अपने फैमिली को, कुछ भी आप जो 2 लाइन में कहना चाहते हो, बोल सकते हैं। सर फैमिली में अभी तो मैं घर ही आया था तो पूरा बढ़िया से वेलकम वेलकम हो गया और सर वही है कि मैं और लोगों को बोलना चाहूँगा अगर किसी के पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं तो मुझे लगता है एक पहला चीज़ तो बंद कर देना चाहिए जो है कंपेयरिंग टू अदर्स। तो कंपेयर मत करिए चाहे जिसका कुछ भले किसी का सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ हो। और दूसरा ये है कि कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो एकदम ही छोड़ देना चाहिए। और दूसरी ये चीज़ कि आप ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही बात करते रहें कि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ़ प्रिपरेशन की ही बात करें। मेरे घर में तो मुझे नहीं लगता 2 साल से इसकी प्रिपरेशन को लेके कोई बात भी हुई हो। सिर्फ़ नॉर्मल जनरल बात रहता है, इससे क्या रहता है कि आदमी थोड़ा-सा वो प्रिपरेशन से थोड़ा फ़ेज़ से थोड़ा बाहर भी निकल सकता है। पटवारिया में क्या है कि जो बच्चे रहते हैं, जो मेरे साथ के भी हैं, पूरे दिन प्रिपरेशन में घुसे रहते हैं, लाइब्रेरी से बाहर, लाइब्रेरी के अंदर और दिन भर वही बस बातें चलती रहती हैं। तो ये मुझे लगता है कि उससे बात ना करके थोड़ा इधर-उधर बात करना चाहिए ताकि थोड़ा उनका मूड फ्रेश रहे तो बहुत बढ़िया शिवम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे, उसका आपने बड़े बेबाकी से आंसर दिया। कैसे आपने मोटिवेशन लाया, कैसे प्रिपरेशन, मेंस में इंटरव्यू गाइडेंस और सब कुछ कहाँ से आपके 2021 से लेकर 2024 के बीच में जो भी आपने स्ट्रगल किया, जो भी आपने मेहनत की, सबने बड़े बेबाकी से आपने सबका आंसर दिया। बहुत खुशी मिली कि एक जौनपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट से जहां एग्रेसिव लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, पढ़ने यस वाले सर, भी हैं, एग्रेसिव लोग भी हैं, उस डिस्ट्रिक्ट से उठकर बच्चा कालीकट में पहुंचता है, एनआईटी कालीकट में, और वहां से बीटेक करने के बाद गेट और ईएससी जैसे एग्जाम दोनों में अपनी पोजीशन हासिल करता है। ढेर सारी बधाइयां शिवम अगेन आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, आगे आपके फ्यूचर के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।
थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। सर। पूरी टीम के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ, पूरे आईएएस मास्टर की टीम की तरफ से आपके परिवार को, आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक